देखिए आज की इस वीडियो में जो कि कक्षा एकादश की हम बनाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक अवबंधन तथा आणविक संरचना, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसे पढ़ने जा रहे हैं आज हम, ठीक है ना। देखिए इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, रासायनिक अबंधन मतलब रसायनों के बीच में बंधन कैसे बनता है, कैसे कैसे बंधन होते हैं, कौन कौन से बंधन होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। आणविक संरचना, अणु की संरचना कैसे बनती है, किस किस प्रकार के अणु होते हैं, इस चैप्टर नंबर 4 में आप लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे परिचय इसका। सबसे पहले हम परिचय पर आते हैं और परिचय को अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है जी। ध्यान से देखना सभी के सभी विद्यार्थी। देखिए जी, परिचय क्या है। रसायन विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड का निर्माण श्रृंखला को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, इस यूनिवर्स की स्ट्रक्चर कैसे बनी है, वो हमें देखनी है। सबसे पहले परमाणु जो कि तत्वों के रूप में मौजूद हैं वो हमें प्राप्त हुए। फिर परमाणुओं से हम जो है अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि विभिन्न तत्वों के समूह से यौगिक बनता है और यौगिक अणु की स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को प्राप्त होता है। अणु से फिर द्रव्य बनता है, मतलब मैटर बनता है, और मैटर से फिर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और इस ब्रह्मांड के निर्माण में द्रव्य और दूसरी चीज है ऊर्जा, दो चीजों का अलग महत्व है। द्रव्य तो फॉर्मेशन करता है भौतिक वस्तुओं का, तथा ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा इन अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करती है, अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करती है, ठीक है ना। तो ये बात आपकी समझ में आई हो इतनी, तो हम आगे बढ़ें। देखो ब्रह्मांड जो है वो द्रव्य से बना है, जिसका निर्माण भिन्न भिन्न यौगिकों से हुआ है, ठीक है। यौगिक अणु में समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। मतलब एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ में भी जुड़े हुए होते हैं। यौगिक में परमाणु तथा द्रव्य में अणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उनको हम बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध। और ये प्रक्रिया हम जो है वो बंधन कहलाती है। क्या कहलाती है जी? बंधन। देखिए समझेंगे सभी। ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स वो द्रव्य से बना है, ठीक है ना, जिसका निर्माण भिन्न भिन्न यौगिकों से होता है। किससे होता है भाई? द्रव्य का निर्माण यौगिकों से होता है। यौगिक अणु में समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिक में अणु जो है, अणु के अंदर जो परमाणु है वो समान रूप से या भिन्न भिन्न रूप से समाहित होते हैं, तभी तो यौगिक का निर्माण होता है, यानी कि अणु का निर्माण होता है। और अणु से द्रव्य बनता है और द्रव्य से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब हमने कहा यौगिक में परमाणुओं तथा द्रव्य में अणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं बंध कहलाते हैं, तथा यह प्रक्रिया बंधन कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या नाम दे दिया हमने? बंधन नाम दे दिया, ठीक है जी। अब देखिए पॉलिंग के अनुसार, पॉलिंग बॉन्ड थ्योरी में इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक के रूप में सामने आए उभर के, और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट नियम भी दिए। उन नियमों को आप लोग जरा देखेंगे। क्या कहा? एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बंधन बल है। क्या जी? एक रासायनिक बंध जो होता है वो दो परमाणुओं के बीच, ए और बी हैं, दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बंधन बल है। वह बल है जो उन्हें बांध के रखता है, जिसकी शक्ति के कारण बना परमाणुओं का झुंड इतना अस्थायी होता है कि वह स्वतंत्र इकाई माना जा सके, वो स्वतंत्र रूप से अणु माना जा सके। क्या माना जा सके? अणु। वो स्वतंत्र इकाई कौन है? अणु है। समझ में आ गई जी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, एक केमिकल बॉन्ड एक्सिस्टिंग बिटवीन टू एटम्स, एक रासायनिक बंध जो बनता है दो एटम्स के मध्य, इज डिफाइंड एज द बॉन्डिंग फोर्स, जिसको हम किस नाम से? बंधन बल के नाम से जानते हैं।
बिटवीन देम, जो दोनों के बीच में लगता है, ऑफ ए सच स्ट्रेंथ विच गिव्स राइज टू एन एग्रीगेट ऑफ सफिशिएंट स्टेबिलिटी, यानी कि जो दे सके, गिव्स माने दे सके, राइज टू एन एग्रीगेट ऑफ सफिशिएंट स्टेबिलिटी, क्या जी, सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में अस्थायित्व को दे सके, वारंटिंग दियर कंसिडरेशन एज इंडिपेंडेंट मोलिकुलर स्पीसीज। इसमें भाई इंडिपेंडेंट मोलिकुलर स्पीसीज में, समझ में आ गई बात। देखो सरल अर्थों में अगर हम इस बात को कहें तो हम कह सकते हैं कि अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्या जी, अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच, यानी कि अणु में तो परमाणु होते हैं ना, उन परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बंध कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी। या करके फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अणु में उपस्थित परमाणुओं को बांधे रखने के लिए, या करके कह दो कि अणु में उपस्थित परमाणुओं को बांधे रखने के लिए उत्तरदायी बल बंध कहलाता है। जो उत्तरदायी होता है ना बल, उसको ही हम क्या कहते हैं बेटे, बंध कहते हैं। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। किसको कहते हैं संयोजकता, इस बात को समझिए। संयोजकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी, क्या कहते हैं, वैलेंसी। देखिए संयोजकता नाम से ही अपने आप को बता रहा है संयोग करने की अक्षमता, जुड़ने की अक्षमता, इसी को तो संयोजकता कहते हैं। हमने कहा किसी तत्व की बंधन अक्षमता, यानी कि संयोजन अक्षमता, उसकी संयोजकता कहलाती है। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ पावर अथवा कैपेसिटी है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, पावर या फिर कैपेसिटी। क्लियर होगी बात, पावर या फिर कैपेसिटी। अब हम क्या कहेंगे, तत्वों की बंधन अक्षमता के लिए संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने किया था। किसने किया था, फ्रैंकलैंड ने किया था। ठीक है भाई, देखो बेटे ध्यान से, हमने कहा किसी तत्व की बंधन अक्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है जी। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का जो शब्द है वैलेंसिया, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर अथवा कैपेसिटी। तत्वों की बंधन अक्षमता के लिए संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया वो फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया भाई, फ्रैंकलैंड ने। समझ में आई बात। अब देखिए हम क्या कहते हैं, सीधे सीधे हम परिभाषा देंगे। किसके अनुसार, फ्रैंकलैंड के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है जो इसे लिखोगे आप, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है, क्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। क्या जी, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। जैसे नाइट्रोजन की हम वैलेंसी निकाल लें तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। यही तो बात इसने इस परिभाषा में कही है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। अब उस तत्व के मतलब नाइट्रोजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु संयोग कर रहे हैं, 3, तो इसलिए NH3 के अंदर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेबल में बहुत अच्छा समझाया गया है। देखिए, देखो महिमा बहन जी भी इस बात को सुन रही होगी, ठीक है ना। महिमा है एक बच्ची हमारी, एक गुड़िया, वो भी सुन रही होगी और देख भी रही होगी इस वीडियो को, तो वो ध्यान से समझे इसे बात को। ठीक है, तो बहुत दूर तक जा रही है वीडियो, आगे समझो, सीधे ऑनलाइन मुंबई तक जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसे सुनो। देखो, ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता, ठीक है, ऑक्साइड का सूत्र, और हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता हाइड्राइड का सूत्र। भाई ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन के सापेक्ष हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, सुनो बात, देखो R2O है, क्या है जी, R2O, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष देख रहे हैं आप लोग संयोजकता, ठीक है नहीं, कितनी होगी, 1। R2 के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा, समझ गए। यहाँ R के साथ क्या है, एक ऑक्सीजन है, 2, R के साथ 3 ऑक्सीजन है, 3, R के साथ ऑक्सीजन के 2 हैं, 4,
क्यों पता है आप लोगों को इस चीज का? फिर आप कह रहे R के साथ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 7 हैं। अब आप इस चीज को देख ली आप लोगों ने टेबल में, अब इसे भी समझ लो। R के साथ हाइड्रोजन 1 है तो 1, ये हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता की क्लियर बात है। क्यों? R के साथ 2 हाइड्रोजन है 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, R के साथ 3 है तो हाइड्रोजन 3, R के साथ 2 है तो 2। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष वो संयोजकता है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ जुड़ी होती है। तो एक के साथ हाइड्रोजन जितने जुड़ रहे हैं इसकी संयोजकता होगी। ये ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता देख रहे तो भाई इसके 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो इसमें देखो प्लस का 1 माइनस के 2, तो 2 कम 2 और माइनस के 2 कट गए। ऑक्सीजन के माइनस 2 होते हैं ना, तो R के ऊपर प्लस का 1 होता है, तो 2 कम 2 और 2 कम 2, 2 माइनस 2 प्लस, तो काटेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से यहाँ चल रहे हैं। इसके सापेक्ष ऑक्सीजन का 1 है तो इसकी 2 होगी, इसके सापेक्ष 2। अब देखो कैसे है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, रब कॉपी दे दो, ये वाली बात नहीं आ रही होगी तुम्हारी समझ में। हम इसे ही समझाना चाह रहे बात को। जब तक ये क्लियर ना हो तब तक मजेदारी नहीं आनेगी। जैसे आप ये पढ़ रहे हो, यहाँ ध्यान से सुनो, ये पढ़ रही है आप इसमें R2O और ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 दिखा दी। इसकी कितनी दिखा दी? 1। यहाँ क्या है? RO सापेक्ष संयोजकता 2, R2O3 सापेक्ष संयोजकता 3, RO2 सापेक्ष संयोजकता 4। इस चीज को देखना चाह रहे हम, है कहाँ पे? यहाँ। अच्छा ये 2 है। फिर अब इसी प्रकार से जो है R2O5 संयोजकता कितनी? यहाँ 3। ये बातें हैं, तो इन चीजों को हम देखना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो बात को भाई। सबसे पहले R के ऊपर प्लस का 1 होता है, तो यहाँ चूंकि 2 हैं तो 2 गुणा 1, ठीक है, समझियो बात। और बराबर कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन की होती है माइनस के 2, तो प्लस के 2 और माइनस के 2 काटो तो क्या आ गया? 1 नहीं आ गया। अब यहाँ R का होता है 1, ऑक्सीजन की होती है कितनी? माइनस के 2, तो 1 दूनी, अगर काटेंगे भी तो हम इसे माइनस 2 को 1 से काटो तो क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। फिर करेंगे यहाँ 2 गुणा 1 और यहाँ 3 गुणा माइनस 2, तो कितना आ जाएगा भाई? 2 और इसका 6, काटो 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। समझ गए? समझ में नहीं आई बात? ये इस तरह की है ये बात। आई क्या समझ में ये बात? माइनस प्लस संयोजकता में ऐड नहीं होता बेटे। संयोजकता कैलकुलेट करते समय ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह को रिजर्व नहीं करते हम, समझ गए? तो अब जैसे ये है यहाँ, इसे देखिए आप लोग। R का है, R का कितना है? 1 और भाई 2 है ऑक्सीजन के, तो 2 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस के 4, तो 1 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 1 चौका 4, 4 आ गई। इस तरह निकाल ली जाती है वैलेंसी। समझ में आई बात? किसके सापेक्ष? ऑक्सीजन के सापेक्ष। बताओ ये बात समझ में आई हो तो फिर आगे चले हम। अब देखो यहाँ पर चलते हैं हम, क्या कहेंगे? यहाँ आ जाओ, ये है देखो, ये बात है यहाँ पर, इसे समझो। उपरोक्त सारणी के अनुसार किसी आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। देखो 1 से 4 तक बढ़ी क्या? 1 2 3 4 बढ़ी। फिर क्या कहेंगे? हाइड्रोजन के सापेक्ष तो ये वाली है, ये तो ऑक्सीजन के सापेक्ष है। 1 2 3 4 बढ़ गई तथा फिर घटकर 1 हो जाती है। फिर 3 2 फिर 1। जबकि ऑक्सीजन के सापेक्ष ये 7 तक बढ़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 तक बढ़ रही। अब क्या कहेंगे हम? यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखिए इस बात को कि किसी तत्व की संयोजकता भिन्न भिन्न हो सकती है। भाई अलग अलग हो सके किसी तत्व की संयोजकता, जैसे NH3 व N2H4 में, किसमें? NH3 व N2H4 में
नाइट्रोजन की संयोजकता क्रम से, यहाँ नाइट्रोजन के सापेक्ष 3 हाइड्रोजन है तो 3 होगी, यहाँ नाइट्रोजन के सापेक्ष कितने हैं 4 हैं, तो क्या करेंगे 2 से 4 वह 2 है, इसमें 2 है, 2 दूनी 4 नहीं आ जाएंगे क्या, एक N का हो जाएगा और हाइड्रोजन के 2, भाई N2H4 है, इसे समझो बात को लो। फिर बच्ची यूं कहेगी महिमा कि ये समझ में ही नहीं आया हमारे तो एग्जाम्पल, H2H4 है तो इसे काटो, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 2 नहीं होंगे, और नाइट्रोजन के सापेक्ष जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो उसकी क्या होगी संयोजकता, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे तो 2 ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। आगे समझ में। अब आगे चलिए संयोजकता की उपरोक्त परिभाषा के द्वारा हमने कहा कि परिवर्तनीय संयोजकता की व्याख्या नहीं की जा सकती, अतः संयोजकता की परिभाषा को अब इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाता है, क्या कहा जी, किसी अणु में परमाणु जितने भी रासायनिक बंध बनाता है, ठीक है, क्या करता है, जितने रासायनिक बंध बनाता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, नया टॉपिक आ गया। ये तो बात समझ में आ गई, किसी भी अणु में जितने रासायनिक बंध बनेंगे वो उसकी क्या कहलावेगी, संयोजकता कहलावेगी। अब हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जो है हम कैसे दर्शाते हैं, देखिए, ये आपका कोई भी परमाणु है, आप कह रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये आपका कोई परमाणु है, इसका नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। ठीक है, सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इसमें है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये जो कोश है सबसे बाहर वाला, ये सबसे बाहर वाला कोश होता है संयोजी कोश। क्या होता है जी, संयोजी कोश। ठीक, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहेंगे, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। क्लियर होगी बात। सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं हम। सोडियम का बात करते हैं, सोडियम का 11 होता है, कितना होता है 11, तो 2, 8, 1, सबसे बाहर का कोष तो यही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कह लो चाहे केमिस्ट्री में, इस चीज का फर्क नहीं मानना चाहिए। ठीक है, नहीं क्या नहीं मानना चाहिए इस चीज का फर्क के जी, यहाँ हिंदी में लिख दिया, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि इस मामले में तो केमिस्ट्री के अध्यापकों का भी और विद्यार्थियों का भी दिमाग चला रहता है, ये कॉम्बिनेशन में ही चलती है। हमने कह दिया संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको, किनको कहते हैं, जो सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। और सबसे बाहर वाले कोष को क्या कहते हैं, संयोजी कोष। बाह्यतम कोष को ही तो कहते हैं संयोजी कोष, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, देखो भाई बेटे, किसी परमाणु में उपस्थित वे कोष जिनके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। क्या, किसी परमाणु में उपस्थित वे कोष जिनके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं जी, संयोजी कोष कहलाता है। ठीक है, क्या कहा हमने भाई, हमने कहा किसी परमाणु में उपस्थित वे कोष जिनके इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, संयोजी कोष कहलाते हैं। और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अर्थात किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध बनाने में भाग लेती है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उसी को ही संयोजकता भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, कुछ परिभाषाएं कहीं कहीं खरी नहीं उतर पाती, समझिए क्या नहीं हो पाती, कहीं कहीं खरी नहीं उतरती। देखिए उदाहरण पे हम क्या कहते हैं, 19 नंबर है पोटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 10 और 8, 18 और 1, 19, अर्थात एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कह दिया एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, 17 नंबर होता है इसका, 2, 8, 7, अर्थात 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें। कितने? 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? ये खास बात है इस बुक की, जो शाबाशी की बात है इस बुक की वो ये है, यहीं के यहीं टॉपिक क्लियर कर दिया, बच्चे को समझने में आसानी होगी। और बच्चे ले लें, बुक के पैसे भी खराब करते हैं, बुक भी लेते हैं, पर उनमें बुकों में है तो कुछ नहीं। समझ गए? समझने के लिए कंपटीशन में जावे फिर यूं कहें जी हमें तो कुछ पढ़ाया नहीं। पढ़ाया क्या नहीं? जब तुमने किताब ली थी भाई, उस टाइम किताब भी तुमने देख के नहीं ली कि कौन सी किताब लेनी कौन सी नहीं। टीचर लोग भी उन किताबों को ज्यादा प्रीफर करते हैं जिनमें उन्हें कमीशन ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। इसलिए अच्छी किताबें वो लगवाते नहीं, अच्छी किताबें नहीं लगवाते, बच्चे अधूरे रह जाएं उस नॉलेज से। क्या बताएं भाई, दुनिया की विडंबना अलग है। लोगों को पैसा दिख के बच्चे की पढ़ाई हो या ना हो, ठीक है नहीं, बस हवा खराब कर रखी। देखो किताबों वालों के कमीशन बंद रहे, कॉलेज वालों के बहुत तगड़े तगड़े। इसलिए क्या चक्कर है कि बुक ले लो भाई, एक्टिव की ले लो भाई, एनसीईआरटी की ले लो भाई। किताब में है नहीं कुछ एनसीईआरटी पढ़ा रही है। अरे भाई एनसीईआरटी में कुछ मैटर है भी बच्चे के लायक है भाई। देखो यहाँ यहीं कहीं बता दी, देखो इसने कितनी बढ़िया बात बताई है। बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? इसका नाम से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा। संयोजी इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं, क्या कहेंगे? में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधी कहलाते हैं, या बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब अनाबंधी, ए माने अनुपस्थित, बंधी माने बंद, बंद बनाने में जो इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं, बंद नहीं बनाते हैं। देखो में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते, ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहलाता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो। समझ में आई बात? जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। भाई वो कड़ा किस नाम का है इतना मोटा? ऐसा तो झुट्टे के उसमें भी नहीं होता। निकाल दिया? नहीं, गर्मी आ रही थी। देखो चलो खैर कोई बात नहीं। बहुत तकड़ा कड़ा बंदा, देख कर डर गया मैं तो। 80 ग्राम। हाँ डर लगा मुझे, इसे देख कर डर लगा। इसे तो अगर किसी के फेंक के वैसे भी मार देना सिर फाड़ देगा। देखो खतरनाक चीज है। तो देखो किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा उनके द्वारा बनाए गए बंधों को इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक कहते हैं। क्या सुनियो बात, कोई अलग बात चल गई यहाँ से। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा उनके द्वारा बनाए गए बंधों को इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक, जिन्हें लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु सूत्र भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आई बात? लुईस प्रतीक में तत्व का संकेत मध्य में लिखा हुआ होता है। उसे तो बीच में लिख दें हम, जैसे सोडियम Na2O है तो ऑक्सीजन मध्य में लिखा जाएगा, तथा इसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान बिंदु बिंदु डॉट, आगे समझ में, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक बिंदु लगाए जाते हैं और दूसरे तत्व के लिए या दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग बिंदु को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। उदाहरण के लिए 14 नंबर है, सिलिकॉन को लुईस प्रतीक द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कैसे? देखो यहाँ ध्यान से, 14 नंबर है सिलिकॉन का।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। सिलिकॉन का कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कोष में? तीसरे की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पहला कोष ये, दूसरा कोष ये, तीसरा कोष ये। अब बेटे अगर हम इसका दूसरे तरीके से 14 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 14 नंबर सिलिकॉन का, तो क्या होगा? 2 8 4। तो हम तो कहेंगे कि सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन को बीच में रखो। 1 2 3 4 हो गए 4 पूरे इसके। इस तरह दर्शा देंगे। देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है इसको, सिलिकॉन को कैसे दिखा रखा है, ऐसे ही दर्शा रखा है। ये सिलिकॉन है, 1 2 3 4, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं, कुछ और भी बताने जा रहे हैं आपको। हम रूपरेखा बता रहे हैं हल्की हल्की सी। देखो ये सारणी है, इस सारणी को ध्यान से देखना। लिथियम है 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 दिखा दिया। बेरिलियम में 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय 2 दिखा दिए। बोरोन में 3 है, 2 और 1 3 दिखा दिए। कार्बन में 2 और 2 4 है, 4 दिखा दिए। नाइट्रोजन में 3 और 2 5 है, 2 ये 1 ये 3 ये और 1 ये, ठीक है। 2 3 4 5 पूरे हो गए। यहाँ 4 और 2 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 दिखा दिए। यहाँ 5 और 2 7 हैं फ्लोरीन में, यहाँ 7 दिखा दिए। देखो कैसे दिखा रखे हैं, इस चीज को देखना। 7 में 2 2 4 और 1 अलग लिख दिया, समझ गए। यहाँ नियोन है, नियोन के 6 और 2 8 हैं, 8 के 8 पूरे करके दिखा दिए। बताओ इतनी बात समझ में आ रही क्या? अब देखो अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र के प्रदर्शन में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को भिन्न भिन्न चिन्हों, जैसे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन है उसको या तो ऐसे या कांटा वाले निशान से या फिर गोल निशान से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। बंध के बनाने में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन लेता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से सर्वाधिक दूरी पर होते हैं। भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन तो नाभिक से सबसे ज्यादा दूरी पर उपस्थित होंगे, जिस कारण क्या भाई, देखो जरा ध्यान से, जिस कारण, क्या कारण है भाई? क्योंकि नाभिक से सबसे ज्यादा दूर होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वहां पर नाभिक का प्रभाव कम होगा। नाभिक का प्रभाव कम होगा तो वे बॉन्ड एकदम बना लेंगे, यानी कि बंध बनाने में तेजी करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अन्य इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में सबसे कम होता है। भाई संयोजी कोष पर तो सबसे कम आकर्षण बल लगता है। उसके अंदर चाहे 4 कोष हैं, चाहे 5 कोष हैं, चाहे 2 कोष हैं, अंदर की तरफ जितने भी कोष हैं उन पर तो कम ही बल लगेगा। सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर सबसे कम लगेगा, और जो अंदर वाले हैं जितने अंदर की नाभिक के निकट आते जाएंगे उतना ही बल बढ़ता चला जाएगा। आपने इससे पिछले चैप्टर में ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा भी है। अब देखो कम आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन आयनिक बंध में आसानी से नाभिक से अलग हो जाते हैं। आयनिक बंध बनाते समय क्या हो जाएंगे? आसानी से नाभिक से बाहर निकल जाएंगे, या किसी दूसरे बंध से जुड़े 2 परमाणुओं में एक के संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे के नाभिक के सर्वाधिक पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई? सबसे ज्यादा पास आ जाते हैं, इसलिए बंध बनाने में ज्यादा भाग लेते हैं। आगे समझ में, रासायनिक बंध बनने के कारण रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये हम कल पढ़ेंगे। क्या कारण है कि रासायनिक बंध बनने जरूरी होते हैं? ये बातें परिकल्पनाएं के रूप में दी गई हैं, हाइपोथेसिस के रूप में आप लोगों को दी गई हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। बच के रहिए, ठीक है, सेफ रहिए, एकांत में रहिए, किसी के संपर्क में मत आइए। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है आज का। और मेहनत करके पढ़िए। पढ़ने के लिए आप लोगों के पास पूर्णतः समय भी है, वातावरण भी है और सुविधाएं भी हैं। ठीक है ना? अभी सुविधाएं भी हैं, मोबाइल भी सब बच्चों के पास है। आप मेहनत करके पढ़ सकते हैं ईमानदारी के साथ। जो कार्य कराया जा रहा है उसको करिए। जो दिक्कत आ रही है उसका मैसेज भेजिए, रिप्लाई करिए, या फिर विद्यालय में आकर के आप पर्सनली आकर के अलग से अपने मास्क को लगा करके आएंगे और अपनी समस्या को निराकरण करा सकते हैं। धन्यवाद।